हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 7 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। देखिए बच्चों, अभी तक हमने वैश्वीकरण के सकारात्मक और अच्छे पक्ष को देखा है। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि वैश्वीकरण जो है वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ इसका नकारात्मक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। इसमें एक बुरी चीज़ भी है और वो जो इससे जुड़ी हुई है उसे हम कह सकते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है? देखिए, जो यूरोपीय ताकतवर राष्ट्र है उन्होंने अन्य जो छोटे राष्ट्र थे या फिर जो थोड़े निर्बल राष्ट्र है उनको अपने जो है कब्जे में करना शुरू कर दिया था, जिसे कि उपनिवेशवाद कहा गया या साम्राज्यवाद के नाम से भी इसे हम जानते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया में सहायक पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि सिर्फ हमें, अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो केवल हम जो होता है व्यापार और जो मार्केट जिस प्रकार से एक्सपेंड कर रहा था, फैल रहा था विश्व के अनेक कोनों में, तो केवल जो होता है हम इसे ही ध्यान में नहीं रख सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो उपनिवेशवाद की भावना का जन्म हुआ था यूरोपीय राष्ट्रों में, उसको भी जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखो क्या हुआ था कि जो यूरोपीय राष्ट्र थे ना, उन्होंने अपनी छोटे छोटे जो यूरोपीय कंट्री थी उन्होंने अपनी छोटी छोटी कॉलोनी बना ली थी, अपने उपनिवेश जो है स्थापित कर लिए थे। आपको पता होगा बच्चों कि भारत भी जो है उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने भारत पर भी कब्जा किया हुआ था और भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। उपनिवेशवाद का एक जो सबसे खराब पक्ष है वो ये था कि इसमें जो उपनिवेशवाद जो भी राष्ट्र जो थे उन्होंने अपनी कॉलोनी या अपने उपनिवेश के हित के लिए जो है कभी भी कार्य नहीं किया। उन्होंने जो भी काम किया वो केवल अपने हित के लिए किया, अपने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया, लेकिन अपनी कॉलोनी का हमेशा नुकसान ही किया है, और यही उपनिवेशवाद का सबसे नकारात्मक पक्ष था। तो चलिए बच्चों आगे इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। व्यापार के इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया में बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के अब साधन छिनने लगे थे। 19वीं सेंचुरी में 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजय से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। तो 19वीं सेंचुरी के अगर हम लास्ट में देखते हैं तो जो भी यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने जिस प्रकार से उपनिवेशवाद जो होता है, जो अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, तो जिसकी वजह से जो है जो राष्ट्र उनके उपनिवेश बने उनमें आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है कष्टकारी जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। आप जरा इस अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। देखिए इसमें अफ्रीका के अगर हम मानचित्र को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के कुछ सीमाएं जो होता है बिल्कुल सीधी लकीरों की तरह ही खींच दी गई है, जैसे कोई स्केल रख के जो है खींचा गया हो। आपको पता है, अगर मैं आपको बच्चों बताऊं तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो होता है वो उपनिवेशवाद का शिकार हुआ था। मतलब कि वो कॉलोनी नहीं बनाया था, बल्कि खुद वो एक कॉलोनी था यूरोपीय देशों की। इसे अलग अलग जो है देशों ने इस यहाँ पर शासन किया। तो जो अफ्रीका था, चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लैंड थे और वहाँ रिसोर्स बहुत अच्छे थे, संसाधन की बहुत बहुलता थी और जनसंख्या बहुत कम थी। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा थे, वहाँ के बहुत सारे जो होता है आपकी जो भूमि बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, और वहाँ के जो लोग थे वो बहुत सिंपल थे, और उनका जो मुख्य रूप से जो आजीविका का साधन था वो उनका पशुपालन, मतलब वहाँ पे जो होता है बहुत सारे पशु होते थे। लेकिन अब क्या किया कि ब्रिटेन ने जो है अफ्रीका के प्रति जो होता है एक बुरी नीति अपनाई थी, जिसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपने देखा इस मानचित्र को, तो इसमें क्या देखा कि कुछ देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, जैसे मानो उन्हें स्केल रखकर खींचा गया हो, और दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर
कब्जा करने की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का जो है सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक सभा हुई थी, एक बैठक हुई थी, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उनको जो है बड़े बड़े जो राष्ट्र है, यूरोपियन कंट्री, उन्होंने आपस में बांट लिया था। 19वीं सेंचुरी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में सामने आई। मतलब इस तरीके से क्या हुआ, अब बहुत बड़े बड़े ऐसे राष्ट्र हुए और उनमें जो है उपनिवेशवाद की होड़ लगने लगी। जैसे प्रारंभ में जो है ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, इन सभी ने क्या किया, बाद में जाके जो होता है अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। तो इन्होंने सबने जो है अपनी अपनी कॉलोनी स्थापित की। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया और बाद में जाके जो यूएसए है वो भी जो है औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी नीति का उन्होंने भी पालन किया। ये एक चित्र है जिसमें कि आपको मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली जो होता है वो दिखाई दे रहे हैं और उनकी पूरी जो है सेना, उनकी जो पूरी टोली है ये इसमें दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि अफ्रीका में जो है यह बीमारी हुई थी, तो इसीलिए मैं आपको एक बार अफ्रीका के बारे में और बताती हूँ कि अफ्रीका जो था वो बहुत ही बड़ा जो होता है, जनसंख्या बहुत कम थी, वहाँ बहुत ज़्यादा लैंड अवेलेबल था। इसके साथ साथ क्या था कि वहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पे बहुत ही क्वांटिटी में जो है जानवर थे। लोगों की ऑक्यूपेशन जो होता है वो मुख्य रूप से यही था, उनकी आजीविका का साधन भी जो है जानवर ही थे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा जो होता है वो मतलब पैसा लेके कार्य नहीं करते थे, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। तो अब क्या हुआ कि चूंकि ब्रिटेन और यूरोपीय कंट्री ये चाहती थी कि वहाँ पे जो है वो कॉलोनी बनाए, तो अफ्रीका उनको बहुत अच्छा जो है वो दिखा कॉलोनी। तो उन्होंने सोचा जो है अब इस पर किस प्रकार से अफ्रीका जो वहाँ के जो लोग थे उनको किस प्रकार से जो होता है उनसे मजदूरी करवाई जाए। तो इसके लिए जो होता है उन्होंने एक बुरी नीति जो होता है कॉलोनी, मतलब उन्होंने एक बीमारी यहाँ पे फैला दी जिसे कि रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों इसको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि यह क्या था। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो एक बात आप याद रखना बच्चों कि जो रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी, अगर कभी भी आपको पास ये क्वेश्चन आता है कि रिंडरपेस्ट क्या था, तो रिंडरपेस्ट एक ऐसी बीमारी थी जो कि मुख्य रूप से किसमें हुई थी, जो मवेशियों को हुई थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मवेशी जो है वो मारे गए थे। तो ये बीमारी जो है, जब अफ्रीका में ये बीमारी फैली तो क्या हुआ, लोगों की आजीविका क्या थी, ये मवेशियाँ ही जो होते हैं वो उनकी आजीविका थी, तो उनसे उनकी आजीविका पर फर्क पड़ा और जब आजीविका पर फर्क पड़ा तो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। तो इन दोनों को ही क्षति हुई। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं रही थी, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलती थी। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था, मतलब लोग जो होता है पैसा लेके या मजदूरी करना जो है वो नहीं चाहते थे। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय ताकत क्यों हुई, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा संसाधन था, खनिज के भंडार थे, बहुत विशाल जो होता है क्षेत्र था, तो उनको जो होता है अपनी पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो होता है अफ्रीका सबसे अच्छा लगा और इस वजह से ही जो है सारी जो मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी जो यूरोपियन कंट्री थी वो अफ्रीका की ओर आकर्षित हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये जो होता है ट्रांसवाल स्वर्ण खानों का आवागमन, मतलब विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सेना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। ये जो होता है एक सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौतों की आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाके की ओर दौड़ पड़े और 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादक
में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ज़्यादा हो चुका था। इसके द्वारा दिखाया गया कि अफ्रीका में कितनी ज़्यादा खदानें थी और वहाँ कितना ज़्यादा जो है वो सोना प्राप्त हुआ था। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि यहाँ पे प्लांटेशन का काम हो और जो माइनिंग वगैरह है, जो खदान हो, वहाँ से जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स उनको प्राप्त हो ताकि उन्हें यूरोप को भेजा जा सके। लेकिन वहाँ ऐसी समस्या पेश आई कि उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो समस्या क्या थी? वहाँ के लोग जो होता है तनख्वाह पर, मतलब वेतन या तनख्वाह प्राप्त करके जो है काम नहीं करना चाहते थे। अब क्या हुआ? मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए जो मालिक थे, जो वहाँ पे बागान मालिक और जो भी खनिज वगैरह के कार्य करने में जो भी मालिक थे, उन्होंने बहुत सारे जो होता है अपने ट्रिक्स अपनाए, बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देखे। लेकिन फिर भी जो है वो बात नहीं बनी। लोग जो थे वो अड़े रहे कि हमें जो है पैसा लेके काम नहीं करना है, मजदूरी नहीं करनी है। अब क्या करें? तो अब यूरोपीय राष्ट्रों ने क्या किया कि उन पर भारी भरकम कर लाद दिया, और जिसका भुगतान केवल तभी किया जा सकता है जब करदाता बागानों या खदानों में काम करे। तो लोगों को जो होता है अब टैक्स उन पे लाद दिया गया था। काश्तकारों को, इसके साथ साथ उन्होंने नियम बनाया कि काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए, जो किसान थे उनको उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिया गया। उत्तराधिकार कानून में क्या बदलाव किए गए? नए कानून में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोग को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। देखिए उन्होंने कितना दिमाग से काम लिया कि पहले तो जो है उन्होंने क्या किया कि मजदूरों पर जो होता है वह टैक्स लाद दिए और कहा कि जब आप ये टैक्स तभी दे सकते हैं जब आप बागानों और खदानों में काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है उत्तराधिकारी कानून भी लाया और इसमें क्या कहा कि अगर पिता की कोई संपत्ति होगी, जो पैतृक संपत्ति है, वो केवल एक ही उसके बेटे को, मतलब उसके परिवार में से किसी एक ही सदस्य को मिलेगी। तो जो अन्य सदस्य हैं वो क्या होंगे? उनके पास तो भूमि अब नहीं होगी। तो इस तरीके से इस कानून के द्वारा जो अन्य सदस्य थे उनको क्या किया, मतलब उनसे मजदूरी करवाना जो है अब इन्होंने उसका प्रयास किया। अभी तक रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग जो होता है वो पूरे अफ्रीका में फैल गया था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर आए थे। तो ये जो जानवर थे वो एशियाई देशों से आए थे जिनको एक बीमारी थी, जिसकी वजह से जो है ये बीमारी पूरे अफ्रीका में फैल गई थी। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिम अफ्रीका पे बढ़ने लगी। पूर्वी अफ्रीका से यह स्टार्ट हुई और धीरे धीरे जो है पश्चिम अफ्रीका की ओर बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची और 5 साल के बाद केप, मतलब कि अफ्रीका का धुरी दक्षिणी हिस्सा जो है, तक भी यह बीमारी पहुंच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिक, खान मालिक और औपनिवेशिक सरकार ने बचे कुचे पशु पर भी अपने कब्जे में ले लिए, ताकि अब किसी भी तरीके से जो है कोई उम्मीद ही नहीं रहे और वे जो है अफ्रीकी लोगों से मनचाहे ढंग से मजदूरी करवा सके। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका मिल गया। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिम आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियां जो है देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये एक चित्र है दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल जो था, जहाँ पे मुख्य रूप से स्वर्ण खदानें थी। यहाँ पे उसमें खुदाई करते हुए मजदूर, जो कि मजबूरी में आके जो है उन्होंने खुदाई करना पड़ा था।
सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने सबसे पहले जो है उपनिवेशवाद को देखा कि किस प्रकार से जो होता है वैश्वीकरण के फलस्वरूप एक नई विचारधारा हमें देखने को मिली और वो थी उपनिवेशवाद। तो इस तरीके से हमने वैश्वीकरण के केवल अच्छे पक्ष को नहीं बल्कि उसके नकारात्मक पक्ष को भी समझने का प्रयास किया।